की शुरुआत होती है पेरिस में सैम नाम की एक लड़के को दिखाने से, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। सैम पेशे से एक म्यूजिशियन है, यानी कि गाने वगैरह गाता बजाता है। उसने कई सारे गाने बनाए हैं, लेकिन बदकिस्मती से आजकल उसके दिन खास अच्छे नहीं चल रहे। अब हमने देखा कि सैम एक पार्टी में आया और जिस घर में ये पार्टी चल रही थी वो सैम की पुरानी दोस्त का था। अब इसका कुछ सामान अपने इस दोस्त के घर पर रह गया था, जो लेने के लिए ही वो आज यहाँ पर आया था। उन चीजों में सैम की कुछ पुरानी जरूरी टेप्स भी थी जो उसे अर्जेंट चाहिए थी। अब जब सैम की वो दोस्त उससे मिलने आई तो वो उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं, आज तुमने घर में पार्टी रखी है, और क्योंकि तुम मुझे बुलाना नहीं चाहती थी तो मैं ऐसे उठ कर आ गया। मुझे पहले ही बता देती, मैं किसी और दिन आ जाता। उनकी बातों के बीच सैम की दोस्त का एक और दोस्त वहाँ पर आ जाता है, जो उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है। तब उसे देखकर सैम की दोस्त उसे कहती है कि सैम, अगर तुम आ ही गई हो तो कुछ देर यही रुक जाओ, पार्टी एंजॉय करो, नए नए लोगों से मिलो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। जिस पर सैम कहता है कि नहीं शुक्रिया, और वैसे भी नए नए लोगों से मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं बस अपनी टेप्स और सामान लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब उसकी दोस्त वहाँ से ये कहकर चली गई कि अच्छा रुको, इधर ही इंतजार करो, मैं वो सामान लेकर आती। तो इसलिए अब सैम सोफे पर बैठकर उसके वापस आने का इंतजार करने लगा, लेकिन उसने नोटिस किया कि मेरी दोस्त मुझ पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रही। वो मेरी बात को नजरअंदाज करके अपने दोस्तों के साथ मसरूफ है। जिसके बाद वो अपने एक दोस्त को लेकर कमरे में चली जाती है। जो चीज सैम ने भी देख ली थी, उसे बहुत बुरा लगा कि ये मेरी टेप्स ना लाकर ऐसे चली गई है। अब कुछ देर और इंतजार करने के बाद सैम को गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने दोस्त के पास गया। उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो मेरे साथ, देखो मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, मुझे मेरा सामान दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारा सामान बिल्डिंग की दूसरी साइड ऑफिस में पड़ा है, तुम वहाँ जाकर अपना सामान देखो और वहीं रुककर मेरा इंतजार भी करना, क्योंकि मैंने तुमसे कोई बात करनी है, मैं आती हूँ वहाँ पर। अब जब सैम ऑफिस की तरफ जा रहा था तो उसकी टक्कर एक आदमी से हो गई, जिस वजह से उसकी नाक पर चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज करके ऑफिस के अंदर आ गया, अपना सामान चेक करने लगता है, जिनमें म्यूजिक टेप्स और कैसेट्स थी। अब वो देखता है कि चोट की वजह से मेरी नाक से खून आ रहा है। उसने नाक पर कपड़ा रख लिया, वो सोफे में बैठ जाता है ताकि खून को रोक सके, लेकिन इसी बीच उसकी आंख लग गई, जबकि बाहर लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। और फिर कुछ ही देर में उन सबकी चीखों की आवाजें सुनाई देने लगती है, जो आवाजें सैम नहीं सुन पाता क्योंकि वो गहरी नींद में सो रहा। और अब अगली सुबह जैसे सैम की आंख खुली, वो देखता है कि मैं पूरी रात इस सोफे पर ही सोता रहा। वो अब उठा, अपना सामान लेकर जैसे वहाँ से बाहर आया, आसपास के हालात देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो दंग रह गया, काफी डर भी जाता है क्योंकि चारों तरफ चीजें टूटी बिखरी हुई पड़ी थी, दीवारों पर, जमीन पर, हर तरफ खून ही खून लगा हुआ था। वो समझ गया कि यहाँ पर जरूर कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। वो सोचता है क्या पता कल रात सबकी आपस में लड़ाई हुई हो और एक दूसरे को उन्होंने ऐसे मारा, जिसके बाद तोड़ फोड़ भी मचा दी। तो फिर भी घबराते हुए वो आगे बढ़ता है। सब कुछ उसकी समझ से बाहर था, लेकिन तभी वो सामने सीढ़ियों में अपनी दोस्त को बैठा हुआ देखता है। वहाँ भी दीवारों पर खून वाले हाथ लगे हुए थे। और अब जैसे सैम ने अपनी दोस्त को आवाज दी, वो उसकी तरफ देखती है, जो बहुत ही डरावनी लग रही थी क्योंकि उसकी आंखें अजीब से ही थी, चेहरे पर खून लगा हुआ था और अजीब सा कट बना हुआ था। और अब वो बुरी तरह से अपना कंट्रोल खोकर सैम की तरफ बढ़ने लगती है, उस पर हमला करने के लिए। अब वो इन्फेक्टेड थी, यानी कि बीमार, किसी वायरस का शिकार हो गई थी। अब उसकी ऐसी हालत देखकर सैम काफी घबरा गया, जल्दी से ही दरवाजे को बंद कर देता है। सैम अब खिड़की के पास आया और देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में भी उसके दो जैसे इन्फेक्टेड लोग हैं, जो भी अपना कंट्रोल खोकर अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर पता चला कि सभी इन्फेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि वो अब ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हैं, जिसकी लपेट में आकर सभी ज़ॉम्बीज बन गए हैं, लोगों को काट काट कर अपने जैसा ही ज़ॉम्बी बना रहे हैं, जिस वजह से हर तरफ तबाही मची हुई थी, खून ही खून फैला हुआ था। तभी उसकी नजर एक फैमिली पर गई, जो गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। ज़ॉम्बी से बचते हुए वो गाड़ी में तो बैठ गए थे, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन्हें देख चुके थे। सैम उन लोगों को वापस बिल्डिंग में वापस जाने का कहता है और अब देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ आकर उनकी गाड़ी पर झपट पड़ते हैं और उन लोगों को बाहर निकाल कर काट कर अपने जैसा इन्फेक्टेड कर लेते हैं। ये देखकर सैम की जैसे होश उड़ गई। उसे दुख तो हुआ, लेकिन अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं शहर में क्या तबाही देख रहा हूँ। उसके जहन में कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर एक ही रात में ये सब कैसे हो गया। एक वक्त में तो उसे ऐसा लगा जैसे ये सब मेरा बुरा सपना हो, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया ये कोई बुरा सपना नहीं बल्कि सच है। थोड़ी देर के बाद सैम वहाँ पर पड़े हुए कपड़ों में से मोबाइल निकालने लगता है। ये कपड़े असल में रात में पार्टी में आने वाले सब लोगों के थे। सैम उन सब की मोबाइल में वॉइस मैसेज सुनता है, जो उन लोगों को उनके प्यारों फैमिलीज की तरफ से आए
थे। वो बातें सुनकर सैम काफी जज्बाती हो गया, क्योंकि वॉइस मैसेज में जैसा उसने सुना उसे अंदाजा हो गया था कि अब शायद दुनिया पर से पूरी इंसानियत का खात्मा होने वाला है। जिसके बाद वो छत पर गया, देखता है कि पूरे ही शहर का ऐसा हाल है। वो बौखला गया, उसे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या करूं। काफी सोचने के बाद वो फैसला करता है कि जब तक कोई मदद नहीं आती मैं यहीं पर इस बिल्डिंग में ही रहूंगा। इसलिए वो वहाँ जमीन पर लगे खून को साफ करने लगता है, ये सोचकर कि कहीं इस खून से मैं भी इन्फेक्टेड ना हो जाऊं और बाद में ज़ॉम्बी बन जाऊं। अब सफाई करते हुए उसे नीचे वाले फ्लोर से कुछ आवाजें आने लगती है। वो कान लगाकर जैसे सुनने की कोशिश करता है तो अचानक गोली चलती है, जिससे एकदम डरकर वो पीछे हट जाता है। पर वो गोली इस फ्लोर के आर पार हो गई और इस वाले फ्लोर का थोड़ा सा हिस्सा टूट जाता है जहाँ पर सैम था। और अब सैम फ्लोर के छेद से देखता है कि नीचे एक बड़ा आदमी था। उसने दरअसल अपनी जान लेने के लिए खुद को शूट किया है। अब लोहे का एक रॉड लेकर सैम फ्लोर को और तोड़ने लगता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद नीचे वाले फ्लोर से मुझे खाने पीने का या जरूरत का सामान ही मिल जाए। नीचे आकर वो देखता है कि इस बूढ़े आदमी की वाइफ बीमार हो गई थी, यानी कि वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। तो इसलिए बूढ़े आदमी ने पहले उसे शूट करके मार दिया, जिसके बाद खुद को भी शूट करके अपनी जान ले ली। अब सैम बूढ़े आदमी की लाश पर भी कपड़ा डाल देता है, फिर उसकी गन लेकर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगा। बाहर आकर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए हैं। अब इससे पहले वो अंदर आते सैम धीरे धीरे आगे बढ़ा और इस घर का मेन दरवाजा जल्दी से बंद कर देता है। फिर किचन में से उसे शराब की एक बोतल मिल जाती है और वहाँ पड़ा थोड़ा सा खाना भी, जिसे वो खा लेता है। साथ में उसे गन की और भी कई सारी गोलियां मिल जाती हैं, जिनको भी वो अपने पास ही रख लेता है। जिसके बाद वो गया बिल्डिंग की ऑफिस, जहाँ उसे खाने का बहुत सारा सामान मिल जाता है। क्योंकि उसे भूख लगी थी तो वो यहाँ पर कुछ खाना खा लेता है। अब ऑफिस में इस बिल्डिंग की सारे फ्लोर्स की वहाँ पर चाबियां लटकी हुई थी, जिन सबको वो ले लेता है और फिर एक फ्लोर की चाबी से उस फ्लोर को खोल के अंदर चला गया, ताकि यहाँ से भी खाने पीने और जरूरत का सामान इकट्ठा कर सके। वो सोचता है कि जितना हो सके उतना ही खाना मैंने जमा करना है, क्योंकि जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ पर कब तक रुकने वाला था। और अब जब वो इस घर में आया तो उसे पता चला कि यहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड लोग हैं, यानी कि ज़ॉम्बीज जो इस फैमिली के ही हैं। वो एक जगह पर छुपे हुए थे और अब वो सैम को पकड़ के उस पे हमला कर देती है। अब इससे पहले वो सैम को काटते वो जैसे तैसे उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है, पर जाते जाते उसने उस घर पर निशान बना दिया था, यानी कि यहाँ पर नहीं जाना क्योंकि यहाँ खतरा है, ज़ॉम्बीज है। जिसके बाद अब वो गया एक दूसरे घर में। एक कमरे में उसे ड्रम और कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। ये कमरा दरअसल एक म्यूजिशियन का था और क्योंकि सैम भी एक म्यूजिशियन ही था तो उसे ये सारा सामान काफी पसंद आया। वो यहाँ आकर काफी खुश हो जाता है। अब इस घर के बाद सैम दोबारा से अपने घर में वापस आ जाता है। वो म्यूजिक टेप और कैसेट्स उठाकर एक जगह पर बैठ गया। टाइम गुजारने के लिए वो उनमें से कुछ कैसेट्स को सुनने लगता है। उसे काफी अच्छा लगा और ऐसे ही टाइम पास होकर उसका पहला दिन गुजर जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि लिफ्ट में एक बूढ़ा आदमी है जो भी ज़ॉम्बी बन गया है। अब यह सैम के पास गन थी, अगर वो चाहता तो इस बूढ़े आदमी को मार सकता था, पर उसे इस पर तरस आ गया था क्योंकि ये बूढ़ा ज़ॉम्बी उसे खतरनाक नहीं लग रहा था। पर यहाँ सैम लिफ्ट के दरवाजे पर अपने बेल्ट को बांध देता है ताकि वो लिफ्ट से बाहर ना आ सके। और अब वो दोबारा से उस वाले फ्लोर पर जाकर वहाँ का ड्रम बजाने लगता है। वो काफी इंजॉय कर रहा था, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस आवाज को सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान इस फ्लोर की तरफ हो गया है और वो एक साथ इसके दरवाजे पर आ गए हैं। अब खिड़की के पास जाकर ये चीज जब उसने देखी तो वापिस से अपने फ्लोर में आ जाता है, लेकिन तभी उसे अजीब तरह की गली सड़ी बदबू आने लगती है क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में जो लाशें थी वो अब सड़ने लगी। अब पहले तो सैम इन लाशों को एक एक करके बाहर ले जाने लगा ताकि वो इनको फेंक कर ठिकाने लगा सके, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि थे तो ये इंसान ही ना, तो मैं इन्हें ऐसे कचरे की तरह नहीं फेंक सकता। थोड़ा सोचने के बाद वो उन दोनों लाशों को बेड पर लिटा देता है। लाशों को भी उसने अच्छी तरह से लपेट दिया था, फिर कमरे को भी लॉक करने के बाद अच्छे से सील कर दिया ताकि बदबू बाहर ना आ सके। रात को जब वो सो रहा था तो उसे किसी के भागने की आवाजें आती है। ये आवाजें कमरे से बाहर दरवाजे के पास से आ रही थी, तो वो जल्दी से गन लेकर उसका रुख दरवाजे की तरफ कर देता है। जैसे उसने गोली चलाई, गोली चलती ही नहीं और तभी वो ज़ॉम्बीज जो दरवाजे के बाहर खड़े थे दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। एक साथ झपट कर उन्होंने सैम पर हमला कर दिया। अब ये देखकर अचानक सैम की आँख खुल गई, यानी कि ये सब कुछ उसका बुरा सपना था। और अब ऐसे करते करते कुछ दिन और गुजर जाते हैं, जहाँ वक्त के साथ साथ सैम और उस बूढ़े ज़ॉम्बी की दोस्ती हो गई थी, जिस वजह से घंटों घंटों सैम उससे बातें किया करता था। यह पता चला कि ये बूढ़ा आदमी भी डॉक्टर ही था। सैम कहता है कि दुख मुझे इस बात का है कि मुझे पता ही नहीं कि ये सब कुछ कैसे हुआ और इसके पीछे वजह क्या है, ये क्यों हुआ। मुझे ये भी नहीं लगता कि इन हालात में मेरी माँ जिंदा बच पाई हो, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि वो कैंसर या फिर किसी और खतरनाक बीमारी से नहीं मरी, बल्कि तुम्हारी तरह इस ज़ॉम्बी वायरस से मरी होगी। अब एक दिन सैम अपनी गन से बाहर ज़ॉम्बीज पर निशाने लगा रहा था टाइम पास करने के लिए, ताकि उसका थोड़ा अच्छा वक्त गुजर सके, लेकिन तभी वो दूरबीन में एक बिल्ली को बाहर देख लेता है। उसे बिल्ली
पर तरस आया तो वो उसे पकड़ने के लिए जल्दी से नीचे आ जाता है। वो उसे खाना दिखाकर अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग गई। अब सैम बचते बचाते छुपते हुए बाहर आ ही जाता है और देखता है कि मेरे आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, जिनकी नजरों से बचते हुए वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन बदकिस्मती से उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ देख लेते हैं और आकर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने जैसे तैसे खुद को छुड़वाया और जल्दी से भागकर वो वापस से बिल्डिंग में आ जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि जमीन पर खून की कुछ बूंदें पड़ी हुई है। और वो जब चेक करता है तो उसने देखा कि मेरे पैर पर चोट लगी हुई है और वहीं से खून बह रहा है। और वो ये सोचकर काफी डर जाता है कि मुझे जरूर किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा। वो काफी डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता था। मगर जल्द उसे तसल्ली हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये बस आम सी चोट है जो उसे भागते वक्त लग गई थी। सारे हालात की वजह से सैम काफी परेशान हो गया था, तो तंग आकर वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। गन उसने अपने चेहरे के नीचे रख ली थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को शूट कर पाता, बल्कि वो तो पागलों की तरह हंसने लगा, जो देखने से लग रहा था कि अकेले रहने की वजह से सैम का दिमागी तवाज़ुन अब खराब होता जा रहा है। उसे अक्सर लोगों की आवाजें भी सुनाई दिया करती थी। अब जाहिर है अकेले इंसान का गुजारा नहीं हो सकता, तो उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। दूरबीन से जब वो बाहर देखता है तो उससे पता चला कि बाहर जो ज़ॉम्बीज़ थे वो भी यहाँ से कहीं और ही जा चुके हैं और अब उसके अलावा यहाँ आसपास और कोई भी नहीं है। इसीलिए वो फिर से ड्रम वाले कमरे में जाकर एक बार फिर जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है। अब इस चीज से एक बार फिर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान इस बिल्डिंग की तरफ आ गया और वो फिर से खिड़की के बाहर आकर जमा हो जाती है। अब सैम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अकेलेपन की वजह से उसे डर लग रहा था। वो चाहता था कि बिल्डिंग के आसपास कोई होना चाहिए, फिर चाहे वो इंसान हो या ज़ॉम्बीज़ हो। अब हालांकि ये चीज उसके लिए खतरे वाली थी, लेकिन अब क्योंकि वो कामयाब हो गया था, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग के पास आ गए थे, तो वो उन्हें देखकर खुश तो होता है, साथ ही जोर जोर से चिल्लाने भी लगता है। लेकिन जैसे ही रात हुई सैम को फिर से अजीब तरह की आवाजें आने लगती है। उसे महसूस होता है कि दरवाजे के उस पार कोई है। वो सोचता है कि जरूर कोई ज़ॉम्बी ही होगा, इसलिए वो गन लेकर दरवाजे की तरफ शूट कर देता है। फिर दरवाजा खोलकर वो देखता है कि वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक लड़की थी जो गोली लगने से काफी जख्मी हो गई थी। वो अधमरी हालत में वहाँ पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर सैम को काफी हैरत तो हुई, साथ ही अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था कि मैंने क्यों बिना सोचे समझे गोली चला दी, कहीं ये लड़की मर ना जाए। इसलिए वो उसे जल्दी से उठाकर घर के अंदर ले आता है, उसके जिस्म से सारी गोलियां निकालकर मरहम पट्टी कर देता है। सैम काफी दुखी हो रहा था कि कहीं इस लड़की को कुछ हो न जाए, लेकिन कुछ दिन के बाद हमने देखा कि वो लड़की बच गई है और अब पहले से काफी बेहतर हो गई है। वो यहाँ अपना नाम सैरा बताती है। सैम उसे कहता है कि मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि शहर में मैं सिर्फ इकलौता ही जिंदा बचा हूँ, लेकिन शुक्र है कि तुम भी जिंदा हो और मुझे मिल गई हो, और अब मेरे ख्याल से हम दोनों ही जिंदा बचे हुए हैं। सैरा कहती है कि नहीं, हम जैसे और भी कई सारे लोग जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन मैं या वो लोग तुम्हारी तरह एक ही जगह पर रुककर नहीं रहते, बल्कि मैं एक बिल्डिंग से दूसरी में और दूसरी से फिर तीसरी में ऐसे आगे बढ़ती रहती हूँ। उसके आने से सैम काफी खुश था, ये सोचकर कि शुक्र है कम से कम कोई ऐसा तो है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन अब क्योंकि इन दोनों को खाने की कमी थी, इसलिए सैम उस घर में जाता है जहाँ पर उसने निशान लगाया था कि यहाँ पर नहीं आना खतरा है, क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बी फैमिली थी। तो अब घर लेकर सैम अंदर जाकर सबको शूट कर देता है और यहाँ खाने पीने का जरूरत का सामान ढूंढने लगा, जहाँ खुशकिस्मती से उसे खाने का बहुत सारा सामान मिल भी जाता है। अब जब वो वापस आकर देखता है तो घर पर सैरा नहीं थी, जिससे वो परेशान हो गया। जल्दी से छत पर भागता है जहाँ उसे सैरा दिख जाती है। वो बताती है कि मैं तो बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी ताकि तुम और मैं यहाँ से निकल जाएं। ये सुनकर सैम कहता है, क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम पागल हो, जानती नहीं हो ये पूरा ही शहर ज़ॉम्बी से भरा हुआ है, अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, यहाँ कम से कम हम महफूज तो हैं। सैरा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ महफूज नहीं है, वो ज़ॉम्बी कभी भी यहाँ पर घुसकर हम पर हमला कर सकते हैं। तुमने जो गोली मुझ पर चलाई थी उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इस बिल्डिंग के आसपास ही घूम रहे हैं, एक ना एक दिन तो वो हमला कर ही देंगे ना, तो हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। सैम कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो यानी कि इस बिल्डिंग से जाने के बाद हमें कोई खतरा नहीं होगा। जिस पर सैरा कहती है कि सुनो मेरी बात, देखो अगर हम यहाँ पर ही रहते रहे तो वैसे भी अकेलेपन की वजह से हम पागल हो जाएंगे या फिर खाना पानी खत्म हो जाएगा, हम भूखे मारे जाएंगे,
वरना एक दिन ज़ॉम्बीज़ के हाथों हमने मरना ही है। तो अब मेरी सलाह यही है कि भाग चलो यहाँ से। हम ऐसा करेंगे, रस्सी के सहारे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाएंगे और फिर ऐसे करते करते हम भाग जाएंगे। पर सैम इसके लिए मना कर देता है, जो सुनकर सैरा को गुस्सा आ गया और वो यहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर के बाद सैम भी वापस आ गया। जिस कमरे में सैरा थी वो उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वो उसे माफी मांगते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम जैसा कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। अब वैसे ही सैम ने और भी कई सारी बातें की, पर आगे से सैरा का कोई जवाब भी नहीं आता। तो इसीलिए अब सैम को मजबूरन खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ता है। जी अचानक ही अब सैम को कुछ याद आने लगता है और अब जब वो अपने कमरे में गया तो हमें वहाँ पर सैरा की लाश दिखती है, जिसका बुरा हाल था, वो सड़ चुकी थी। असल में सैरा तो उस रात ही मर चुकी थी जब सैम ने उसे शूट किया था। उसे इस बात की शर्मिंदगी थी कि मैं उसे नहीं बचा सका और अब तक सैम जिस सैरा के साथ था वो तो उसकी इमेजिनेशन थी, यानी कि उसका ख्याल। उसने ऐसी ख्याली दुनिया बना ली जहाँ पर उसे सैरा मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अकेलेपन की वजह से उसका दिमाग इस तरह से काम कर रहा है कि उसने अपनी ही ख्याली दुनिया बना ली। लेकिन सैरा का उसे दिखना एक वजह भी थी, क्योंकि सैरा ने उसे समझा दिया था कि यहाँ से भागना कैसे है। इसलिए अब वो इस बिल्डिंग से जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसका दिमाग वैसे भी उसे बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए सैम, तुम्हें खुद को एक मौका देना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलो वरना यही पड़े पड़े तुम मारे जाओगे। और अब क्योंकि सैम पक्का फैसला कर चुका था, इसलिए वो अपनी सारी टेप्स जो उसकी यादें थी उनको आग लगा देता है। और क्योंकि इन टेप से उसका माजी जुड़ा हुआ था तो टेप्स के जलते ही उसकी यादें भी जल गई, जिसके बाद वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ा। जाते हुए सैम उस बूढ़े ज़ॉम्बी को भी आजाद कर देता है, जिसे कई महीनों से उसने लिफ्ट में बंद करके रखा हुआ था। आजाद होते ही बूढ़ा ज़ॉम्बी सैम के पीछे पीछे आता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सैम बूढ़े ज़ॉम्बी को एक कमरे में छोड़कर वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है। अब वो जैसे बिल्डिंग से निकलने वाला था, यहाँ पर फायर अलार्म बजने लगता है, जो दरअसल उन टेप्स में लगी आग की वजह से बज रहा था। इसी वजह से वहाँ पर सारे यहाँ तक कि इमरजेंसी दरवाजे भी खुल गए और बहुत बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज़ अंदर आना शुरू हो जाते हैं। वो अब सैम के पीछे पड़ गई। तब उसने खुद को एक जगह पर जाकर छुपा लिया। सैम उन पर गोलियां भी चला रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी। और अब सैम वहाँ से भागकर एक लिफ्ट में आ जाता है, पर यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ उसका पीछे नहीं छोड़ रहे थे। वो अपने हाथ अंदर डालकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और अब वो यहाँ पर बुरी तरह फंस गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ से कैसे भागूं। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर जाती है, जहाँ पर उसे एक रास्ता दिखता है और अब वो चढ़कर ऊपर गया, उस रास्ते की तरफ जाने लगता है। इस रास्ते से वो ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, लेकिन यहाँ पर धुआं था, जिस वजह से वो सैम को नहीं देख पाते और आखिर वो छत पर आ ही जाता है। पर एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाता है। अब इससे पहले वो सैम तक पहुँचता, सैम ने जल्दी से रस्सी बांध ली और सामने वाली बिल्डिंग पर फेंककर दूसरे सिरे को वहाँ अटका दिया, जिसके बाद वो रस्सी से कूदकर दूसरी साइड पर जाने लगता है। लेकिन क्योंकि वो दीवार से टकरा गया था तो वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आई तो वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। यहाँ आकर वो देखता है कि पूरा ही शहर खाली सुनसान पड़ा हुआ है। ये जगह अब उसके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थी और अब उसे जैसे तैसे इन ज़ॉम्बीज़ के बीच जहन्नुम में अपनी जिंदगी गुजारनी थी। वो बेचारा काफी दुखी मायूस नजर आ रहा था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।